है ना, और 5d10 है, जिंक कैडमियम मर्क्यूरी सबके पास डी ऑर्बिटल फुल है। ये बेचारे हद हद +2 शो करेंगे, वहां पर भी डी पूरा फिल्ड है। तो इनके पास कोई ऐसा कंपाउंड है ही नहीं जहां पर अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन हो। तो जिंक कैडमियम मर्क्यूरी ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। ये नहीं कि मैम स्कैंडियम के +3 में तो देखो कोई डी इलेक्ट्रॉन है, तो क्या हो गया? स्कैंडियम था क्या? स्कैंडियम था 3d1 4s2 था ना एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, बात खत्म। चमक गया। आगे एक सवाल है जेईई मेन 2023 का। आज का सेशन तुम्हें ऐसा लग सकता है कि मैम क्वेश्चंस तो करा नहीं रही, थ्योरी पढ़ा रही है। हाँ मैं पढ़ा रही हूं, मैं तुम्हें मुंह पे बोल के पढ़ा रही हूँ। हाँ जी बच्चे, थ्योरी पढ़नी है, तुम नहीं पढ़ोगे तुम्हारे सवाल नहीं बनेंगे। दोबारा बोल रही हूँ, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है और एनसीईआरटी में से उठा के सवाल पूछे जाएंगे। तुम एनसीईआरटी से जितना दूर भागोगे, ये सर्च किया गूगल पे डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हैंड रिटन नोट्स, है ना, किसी भी टीचर के किसी भी इंस्टीट्यूट के नोट्स उठाए, डाउनलोड किए, वाह वाह फ्री में मिल गए मैम, डाउनलोड कर लेते हैं। हर फ्री की चीज काम की नहीं होती। हमने तो डाउनलोड पेला, अब हम इन्हीं से पढ़ रहे हैं। क्यों पढ़ रहे हो? जो पेपर में आना है उससे पढ़ो। एनसीईआरटी से अच्छा कोई सोर्स नहीं है फॉर डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। एंड नाउ जब पी ब्लॉक एलिमेंट्स हट चुका है तो डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स पढ़ना ही पढ़ना है। आज क्लास के लास्ट में ना कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आपके साथ डिस्कस करूंगी, तो वो डिस्कशन फिर ना अलग रूप ले लेती है, मुझे पता है, तो वो हम लास्ट में डिस्कस करेंगे, बीच में नहीं। जल्दी से बताइए क्या लगता है क्या आंसर होना चाहिए इस सवाल का? जल्दी से बताइए इस सवाल का क्या आंसर लगता है? देखो कह रहे द करेक्ट सेट ऑफ स्टेटमेंट्स इज, दोबारा हो सकता है डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में कुछ डेटा बेस्ड सवाल हो, बट नो वन इज आस्किंग यू टू मग अप द डेटा। जेई वाला खुद भी नहीं चाहता, नीट वाले खुद नहीं चाहते कि हमारे बच्चे डेटा रट के जाएं फॉर डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। तो कोई ना कोई ऑप्शन ऐसा होता है जिसको आप एलिमिनेट करके आंसर निकाल लेते हैं, डेटा नहीं रटोगे। कह रहे मैंगनीज एग्जिबिट्स +7 ऑक्सीडेशन स्टेट इन इट्स ऑक्साइड। आपको पता ही है मैंगनीज MnO4- Mn2O7, मैंगनीज +7 एग्जिबिट करता है। तो 1 तो मेरा करेक्ट है ही है, तो ये तो गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। मेरे पास ऑप्शन बचा 1 है, 2, 3, 4, तो अब 2 या 3 चेक कर लो। कह रहे रुथीनियम एंड ऑस्मियम एग्जिबिट +8 ऑक्सीडेशन स्टेट्स इन देयर ऑक्साइड्स। जैसे जैसे हम हेवियर एलिमेंट्स की बात करते हैं, वो अपने से जितनी हो सकती थी उससे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। ये सही है, दिस इज करेक्ट। आगे चल के ये पढ़ेंगे। चलो हो सकता है किसी बच्चे को ये नहीं पता। तो कह रहे स्कैंडियम शोज +4 ऑक्सीडेशन स्टेट विच इज ऑक्सीडाइजिंग इन नेचर। भैया अभी समझाया था, कैमरा के पास आगे चिल्लाई थी, स्कैंडियम +3 के अलावा कोई ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करता। तो 3 तो होगा नहीं, अगर 3 होगा नहीं तो मेरे पास ऑप्शन बचा 2। अब वो तुम्हारे अंदर का डर है अगर तुम ये क्वेश्चन नहीं कर सकते। अदरवाइज जितना मैंने अब तक पढ़ाया था ना, चाहे तुम एक टॉपर बच्चे हो, चाहे तुम एक मीडियोकर बच्चे हो, या फिर है ना अगर तुम अपने आप को उस कैटेगरी में रखते हो कि हमें तो कुछ भी नहीं आता, तो भी तुमसे ये हो जाता जितनी देर से तुमने ये लेक्चर सुनना शुरू किया। अब वो हर एक की अपनी पर्सनल ओपिनियन होती है कि देखो भाई मेरे को तो ये क्वेश्चन भी टफ लगा। ये कोई टफ क्वेश्चन नहीं था, ये 2023 का सवाल है। ऐसा भी नहीं कि मैंने गिन चुन के, है ना, कौन सा चुन चुन के पत्तों से हमने टाटा टी बनाई है, ऐसा मैंने चुन चुन के पत्तों से नहीं बनाया। यही सवाल आए हैं, मैंने तुम्हें दे दिया। ठीक है, आगे देखो। कह रहे द एलिमेंट्स विच गिव द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स अकर इन और नियर द मिडल ऑफ द सीरीज जेन्युइन। कह रहे एंड द सेम अप्लाइज टू कॉपर के हैलाइड्स जो है। कह रहे ऑन द अदर हैंड कॉपर टू हैलाइड्स आर नोन एक्सेप्ट द आयोडाइड। सारे कॉपर के हैलाइड्स एग्जिस्ट करते हैं, जैसे CuCl2 CuBr2 एग्जिस्ट करता है, मगर CuI2 एग्जिस्ट नहीं करता। क्यों नहीं करता? देखो क्योंकि मैंने अभी सिखाया था ना, कॉपर 2+ चाहता है कि भैया मैं तो रिड्यूस हो जाऊं। अगर उसके सामने I- आ गया तो देखो ये इसकी ऑक्सीडेशन कर देगा आयोडीन में, खुद की रिडक्शन कर देगा +1 में। कॉपर 2+ हमेशा चाहेगा कि भैया मेरे को रिड्यूस होना है। क्यों? क्योंकि कॉपर 2+ से कॉपर की वैल्यू 0.34 थी, पॉजिटिव थी। कॉपर 2+ रिड्यूस होना चाहता है। कह रहा है हाउएवर मेनी कॉपर 1 कंपाउंड्स आर अनस्टेबल इन एक्वस सॉल्यूशन, और वो डिस्प्रपोर्शनेट हो जाते हैं। कॉपर +1 डिस्प्रपोर्शनेट हो जाएगा टू फॉर्म कॉपर +2 + कॉपर। अब बच्चे को डाउट ये आता है, ध्यान से देखना। बच्चा ये कहता है मैम बातें कैसी कर रहे हो आप? देखो कॉपर जो था, कॉपर लिखो आप, कॉपर था 3d10 4s1। तो बच्चा कहेगा मैम कॉपर से तो कॉपर +1 बनना चाहिए ना, क्योंकि यहां पर कॉपर +1 3d10 में है।
और आप बोल रहे हो ये अनस्टेबल है और ये टूट जाएगा टू फॉर्म कॉपर +2 प्लस कॉपर, तो नहीं टूटना चाहिए ना। यहाँ पे ये बेचारा 3D9 बन रहा है। अब तुम कहोगे मैम ये क्या मतलब है, अभी कह रहे थे 3D10 ज्यादा स्टेबल है, अब कह रहे हो डिस्प्रोपोर्शनेट हो रहा है। इसके पीछे रीजन है, कॉपर +1 से कॉपर +2 बनने के लिए एनर्जी चाहिए पड़ेगी ना, चाहे 10, 15, 20 किलो जूल कुछ तो चाहिए पड़ेगी ना। बट जैसे ही आप 10, 15, 20 किलो जूल देते हो कॉपर 2+ बनता है। भाई साहब अब कॉपर 2+ को इतना पानी सराउंड करता है, इतनी ज्यादा हाइड्रेशन एनर्जी हो जाती है कि कॉपर 2+ वाली जो एनर्जी थी वो कंपेंसेट हो जाती है। ये देखो ये लिखा हुआ है, कह रहा है द स्टेबिलिटी ऑफ कॉपर +2 aqueous rather than copper +1 aqueous is due to much more negative hydration energy of copper 2+ than copper +1 which more than compensates for the second ionization enthalpy of copper. कॉपर +1 से कॉपर +2 बनने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए थी ना, उससे ज्यादा एनर्जी निकलती है जब कॉपर +2 को पानी सराउंड करता है। तो भैया दी 50 निकली 100, तो फायदे का सौदा है ना, इसीलिए कॉपर +1 डिस्प्रोपोर्शनेट कर जाता है एक्वस मीडियम में। समझ गया? मैंने पूरी एनसीईआरटी देखो, और भी बड़े सारे पैराग्राफ थे, मैंने सारी एनसीईआरटी एक एक करके तुम्हारे लिए पढ़ी, पहली बार नहीं है, बहुत बार पढ़ रखी है, तो फिर भी मैंने तुम्हारे लिए वही स्क्रीनशॉट्स लगाए जो मुझे लगता है जो पेपर में आने के लायक है, इंपॉर्टेंट है। जेईई मेन 2023 के पेपर का एक और सवाल आप सबके सामने, और दोबारा बोलूंगी, इसी तरीके के असर्शन रीजन के सवाल तुम करके जाओगे। मान लो खुदा ना खास्ता तुम्हारे पेपर में एक ऐसा सवाल आ जाता है जो प्योरली वैल्यू रिलेटेड है, मैं तब भी किसी बच्चे को रिकमेंड नहीं करूंगी कि तुम डी एंड एफ ब्लॉक के वैल्यूज रट के जाओ। तुम जितना डी एंड एफ ब्लॉक के वैल्यूज रटने में समय वेस्ट करोगे ना, है ना, उससे अच्छा तुम ऑर्गेनिक की जीओसी पढ़ जाओ, उससे अच्छा आइसोमेरिज्म पढ़ जाओ, वो समझदारी कहलाएगी। ये रट्टे मारना कभी भी समझदारी नहीं है। क्यों? क्योंकि 98% चांसेस होते हैं कि वो रट्टे मारने वाले सवाल तुमसे नहीं पूछते, और अगर पूछ भी लिया 2% में कि पूछ लिया आ गया मेरे पेपर में, तो तुम भैया रट्टे मारने वाले सवाल छोड़कर ऑर्गेनिक पे फोकस कर लो, फिजिकल पे फोकस कर लो, वो ज्यादा समझदारी है। समझ गया? मैम पी ब्लॉक भी करा दो। चलो देखते हैं, कुछ प्लान करते हैं तुम्हारे लिए, क्योंकि आज हमारा तो केमिस्ट्री का ब्रीफ का लास्ट दिन है। वैसे तो केमिस्ट्री की ब्रीफ भी आगे चलनी चाहिए थी, क्योंकि जैसे अभी मैथ्स और फिजिक्स के चैप्टर्स बचे हैं, बट केमिस्ट्री के हमारे चैप्टर्स कट गए हैं, तो फिर हम खुश हो गए। ठीक है, तो अब आपके लिए कुछ और प्लान करती हूँ। डेफिनेटली यार ऐसा तो नहीं करूंगी कि चलो भाई अब तुम्हारा हो गया है ना, हमारा सिलेबस खत्म हो गया तो हम तुम्हें कम टाइम के लिए मिलेंगे, हम तुम्हें डबल टाइम के लिए मिलेंगे अब, क्योंकि अब हम और एक्स्ट्रा चीजों की प्रैक्टिस करेंगे। तो वो सारा मैम ने अपने दिमाग में स्टोर कर रखा है, बस एक एक करके है ना तुम्हारे साथ शेयर करेंगे। कह रहा है कि कॉपर 2+ इन वाटर इज मोर स्टेबल देन कॉपर +। बिल्कुल सही बात है। कह रहा है बोथ आर करेक्ट, ए इज करेक्ट, तो ये बात सही है, बोथ आर करेक्ट, इनमें से कुछ भी हो सकता है। आगे कहा, कह रहा है द एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन ऑफ कॉपर 2+ इज मच लेस देन दैट ऑफ कॉपर +। बच्चे यहां पर इसने वो बात नहीं कर रखी है, मतलब ही हैज सिंपली टॉक्ड इन द टर्म्स ऑफ वैल्यूज। मतलब वो कह रहा है कॉपर 2+ की हाइड्रेशन एंथैल्पी मच लेस है, यानी कि इट इज मोर नेगेटिव देन कॉपर +। तो ये भी बिल्कुल सही बात है, तो सही है। बोथ ए एंड आर आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, सो 1 इज द करेक्ट आंसर। 1 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चमक गया? ना ना ना, ये दे रखा है कि मेरे को पता था कई बच्चों को कंफ्यूजन होगा, एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन फॉर कॉपर 2+ इज मच लेस देन दैट ऑफ कॉपर +1। उसने साइन को इंक्लूड करके बात कर रखी है। कह रहा है कि मान लो इसकी -330 है ना, तो इसकी -100 हो जाएगी, तो ज्यादा कम वैल्यू किसकी हुई, समझ रहे हो? तो इसने नेगेटिव को इंक्लूड कर रखा है, ही हैज ऑलरेडी इंक्लूडेड द नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव साइन। चमक गया? आगे देखो, जेईई मेन 2023 का एक और सवाल है, देखो एक और सवाल है जेईई मेन 2023 का। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। कह रहा है द M+3 से M+2 रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ आयरन इज ग्रेटर देन मैंगनीज। यानी कि वो कह रहा है आयरन +3 से आयरन +2 बनना ज्यादा अच्छा है कंपेयर टू मैंगनीज +3 से मैंगनीज +2 बनना। ये सोच के बताओ। मैंने कहा मैम आयन देखते हैं, आयन होता है 3d6 4s2 आयन होता है। अगर मैं Fe2+ बनाऊं तो Fe2+ कहेगा 3d6, अगर मैं Fe3+ बनाऊं Fe3+, तो मेरे पास बनेगा 3d5। ये बात चमकती है, ये बात चमकती है। आगे देखो, कह रहे मैंगनीज, मैंगनीज क्या था बच्चे? मैंगनीज था 3d5 4s2।
मैंगनीज क्या है 3d5 4s2। अगर मैंने मैंगनीज पे +2 चार्ज लगाया मेरे पास आ जाएगा 3d5। अगर मैं मैंगनीज पे +3 चार्ज लगाऊंगी मेरे पास आ जाएगा 3d4। अब तुम मुझे सोच के बताओ कि Fe+3 से Fe+2 बनना ज्यादा फेवरेबल है या फिर Mn+3 से Mn+2 बनना ज्यादा फेवरेबल है? सोच के बताओ ज्यादा फेवरेबल कौन है। मुझे 1 सेकंड का समय दो, ठीक है। मेरा फोन का चार्जिंग खत्म हो गया तो तुम्हारे कमेंट्स नहीं आ रहे, फोन बंद हो गया। 1 मिनट रुक जाओ। एक वेक्टर था, एक स्टैटिस्टिक्स था, एक रीजनिंग था। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, अब बताओ आ गया आंसर। हाँ मेरा ना फोन में चार्जिंग खत्म हो गया था तो तुम्हारे कमेंट्स नहीं आ रहे थे, फिर लैपटॉप में खोला। हाँ मैंने ये बोला, मैंने कहा मुझे ये बताओ, ये देखो ये हमारा आयन था 3d6 4s2, मैंगनीज था 3d5 4s2। मैंने कहा आयन +2 हो जाएगा 3d6 और Fe+3 हो जाएगा 3d5, Mn+2 हो जाएगा 3d5, Mn+3 हो जाएगा 3d4। मुझे बताओ क्या आयन +3 से +2 में जाना चाहेगा, 3d5 से 3d6 में जाना चाहेगा? नहीं ना। जबकि मैंगनीज +3 3d4 से 3d5 जरूर जाना चाहेगा। तो वो कह रहा है द M3+ से M2+ रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ आयन इज ग्रेटर देन दैट ऑफ मैंगनीज। कह रहा है मैंगनीज से ज्यादा है। ये सही है या गलत स्टेटमेंट है, जल्दी से बताइए। तो वो कह रहा है ये स्टेटमेंट सही है या गलत है, जल्दी से सोच के बताइए क्या ये स्टेटमेंट सही है या गलत है। ये तो जेन्युइन सी बात है, गलत है। ए आंसर होगा नहीं, ए आंसर होगा नहीं। लो सी मैं चेक नहीं करूंगी, मैं खाली बी और डी से आंसर कर लूंगी। कह रहा है द हायर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फर्स्ट रो डी ब्लॉक एलिमेंट्स गेट स्टेबलाइज्ड बाय ऑक्साइड आयन। बिल्कुल सही है। मान लो तुम किसी मेटल को, ठीक है, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट तक लेना चाहते हो तो भैया या तो ऑक्साइड की टेंडेंसी होती है या फ्लोराइड की टेंडेंसी होती है। अभी आगे चलकर बताऊंगी। क्योंकि अगर तुम मेटल डी ब्लॉक वाले मेटल को चाहते हो, तुम +7 में जाओ या +6 में जाओ, तो क्रोमियम भी Cr है ना, CrO4 2- या Cr2O7 2-, या तो ऑक्सीजन के साथ या फिर फ्लोरीन के साथ कंपाउंड बनाना चाहता है, क्योंकि यही इतने इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं कि ट्रांजिशन मेटल आयन को हायर पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट तक लेकर जाए। और फ्लोरीन को हम कंसीडर नहीं करते हैं, क्योंकि मान लो मुझे एक मैंगनीज को +7 में लेके जाना है तो मुझे 7 फ्लोरीन चाहिए होंगे ना, जबकि ऑक्सीजन बाइवेलेंट होता है तो मुझे कम ऑक्सीजन चाहिए होंगे। तो बिल्कुल सही बात है, बी इज करेक्ट। तो अगर मेरा बी करेक्ट है तो सी तो करेक्ट है ही है, तो ए इज द करेक्ट आंसर। देखो एक्वा सॉल्यूशन ऑफ क्रोमियम 2+ कैन लिबरेट हाइड्रोजन फ्रॉम डाइल्यूट एसिड। हाँ जी, कॉपर 2+ नहीं लिबरेट करता, क्रोमियम 2+ तो करता ही है। और ये मैग्नेटिक मोमेंट के बारे में थोड़ी देर बाद बताती हूं, अभी पढ़ाया नहीं है तो ये गलत है। क्यों गलत है अभी थोड़ी देर बाद चमकेगा। कहा था ना कि डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के क्वेश्चंस ऐसे ही आएंगे कि अगर तुमने जितना भी मोटा मोटा मैं आज सिखा रही हूं ना, अगर वो भी ढंग से तसल्ली से कर रखा है तो तुम्हारा सवाल बन जाएगा, तुम सवाल में नहीं रुकोगे। रही बात एडवांस की, तो एडवांस के लिए देखो बच्चे एक एक पॉइंट को है ना री एक्सप्लेन करने की जरूरत होती है। वो स्ट्रैटेजी एडवांस में काम आती है, वो मेंस में काम नहीं आती। तुम पहले टारगेट क्लियर कर लो, तुम्हारा टारगेट क्या है। मेंस में डी एंड एफ ब्लॉक के 8 नंबर लेने हैं तो जितना पढ़ा रही हूं बेस्ट है, नहीं लेने एडवांस में तो हाँ जी इससे ज्यादा पढ़ना जरूरी है। वो मैंने ब्रह्मास्त्र में बहुत डिटेल में पढ़ाया था, तुम पूछो ब्रह्मास्त्र वाले बच्चों से, उनको बहुत डिटेल में कराया। बट मेंस के लिए उनको भी मैंने कहा था कि इतना याद ना भी रखो तो चल जाएगा। चलो मैग्नेटिक मोमेंट की लंबी सी कहानी यहां पर दे रखी है, मैं तुमको शॉर्ट में बता देती हूं। अगर आपके पास, ठीक है, कोई भी मेटल आयन है, उसका आप मैग्नेटिक मोमेंट निकालना चाहते हैं। हमारे पास 2 प्रकार के मैग्नेटिक मोमेंट होते हैं, एक होता है स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट, एक होता है ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट। ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट अपने सिलेबस में नहीं है, वो नहीं पूछा जाता। हमसे पूछा जाता है स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट, जिसका फॉर्मूला है √n+2 बोर मैग्नेटॉन। बोर मैग्नेटॉन क्या है, मैग्नेटिक मोमेंट की यूनिट। तुमको याद बस इतना रखना है, अगर तुम्हारे सिस्टम में n क्या है, n है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन।
अगर आपके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो मैग्नेटिक मोमेंट 1 पॉइंट समथिंग, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो 2 पॉइंट समथिंग, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो 3 पॉइंट समथिंग, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है 4 पॉइंट समथिंग, 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है 5 पॉइंट समथिंग, बात खत्म। मतलब मैग्नेटिक मूवमेंट बारी बारी मैं कैलकुलेट नहीं करूंगी। मान लो मेरे पास 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो रूट 4 इंटू 4 प्लस 2 कितना आ जाएगा, अंडर रूट 4 इंटू 6 कितना आ जाएगा, अंडर रूट 24। तो रूट 24 की वैल्यू रूट 16 से ज्यादा और रूट 25 से कम है, तो मुक्ति बात 4 पॉइंट समथिंग हमारा आंसर आएगा। यहां से डायरेक्ट सवाल आता है, तुम्हें लगता है बहुत आसान सिंपल सा टॉपिक है, छोड़ देते हैं, मतलब ये थोड़ी ना पूछा जाएगा। बट देखो 2023 के पेपर में एक और सवाल आपसे पूछा गया था मैग्नेटिक मोमेंट के बेसिस पे। हाँ जी, आंसर बताइए। मैग्नेटिक मोमेंट के बेसिस पे सवाल पूछा गया था, आंसर बताओ। हाँ बच्चे, जय श्री राम, हर हर महादेव, है ना, सतनाम वाहिगुरु। चलो पढ़ना चालू कर दो, अब स्पैम मत करो, पढ़ना चालू कर दो। देखो बच्चे, कह रहा है द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ अ ट्रांजिशन मेटल कंपाउंड हैज बीन कैलकुलेटेड टू बी 3.87। कह रहा है कोई एक फलाना ढिमकाना ट्रांजिशन मेटल आयन है जिसका मैग्नेटिक मोमेंट है 3.87। कह रहा है बताओ मेटल आयन कौन है। मैंने कहा भैया तुम्हारे अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पता है कितने हैं, 3। मैंने देखते ही कह दिया तुम्हारे अंदर 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। फिर सारे 2+ है, मैंने कहा क्रोमियम लिखते हैं। क्रोमियम क्या होता है, 3d5 4s1। मैंगनीज लिखते हैं, क्या होता है, 3d5 4s2। वेनेडियम लिखते हैं, वेनेडियम 3d3 4s2। टाइटेनियम सरस्वती तेरी 3d2 4s2। तो जब +2 लिखना है, +2 लिखना है तो एक ये और ये 4, तो यहां पर 4 पॉइंट समथिंग होगा, 5 पॉइंट समथिंग होगा, 2 पॉइंट समथिंग होगा, तो आंसर आ जाएगा वेनेडियम +2। कितना मुश्किल सवाल था कि तुमसे ना बने, बन जाएगा ना। डी एंड एफ ब्लॉक के ऐसे ही सवाल आते हैं, चाहे 22 के देख लो चाहे 23 के देख लो। अगला एक सवाल ऐसा आता है, ये वो लकी बच्चे होते हैं, मतलब जिनसे ऐसे ऐसे सवाल पूछे जाते हैं वो लकी बच्चे होते हैं, जिनसे थोड़े ऐसे पूछ लिए जाए कि एक टाइम पे तो बच्चा कहे हाय हाय मैंने तो टेबल की वैल्यूज ही नहीं रटी थी। ये बच्चे भी लकी है ना, बस उनका अंदर डर होता है कि यार मैंने तो टेबल्स की वैल्यू नहीं रटी, जो कि नहीं रटनी है। यू डोंट हैव टू मग अप। मैंने आज जितने सारे PYQs जितने मैं लेकर आई हूँ डी एंड एफ के, ऑलमोस्ट 90% तो मैंने चिपका ही दिया यहाँ पर, ठीक है। कुछ अगर 2-4 PYQ रह गए होंगे तो जब तुम खुद भी करके देखोगे तुम्हें खुद रियलाइज होगा मैम सही कह रही थी, वैल्यूज रटने की जरूरत नहीं है। खुदा ना खास्ता किसी एक पेपर में आ भी गया वैल्यू रटा हुआ क्वेश्चन तो छोड़ा ना। मतलब मैं कभी नहीं रिकमेंड करूंगी कि इसकी वैल्यूज रटो, इससे अच्छा कुछ और कर लो, GOC कर लो, आइसोमेरिज्म कर लो, नेम रिएक्शन कर लो, वो मच दिमाग। भाइयों एवं बहनों एवं प्रियजनों, आंसर आया नहीं आया, क्या बात है, बड़े तेज होते जा रहे हो। मतलब आजकल लैपटॉप लेने जाओ तब वापस आओ तब तक तो आंसर की भरमार आ जाती है। कह रहे इन फॉलोइंग पेयर्स द वन इन विच बोथ ट्रांजिशन मेटल आयंस आर कलरलेस। ओह माय गॉड, तुम्हें यकीन हो रहा है जेई का पेपर था, मैंने नहीं बनाया पेपर। मतलब अगर मैंने ये क्वेश्चन डाला होता ना तो मैं इतनी चंट टीचर हूं कि मैं इसको डी में डालती। मतलब ये तो दुनिया भर के इंसानों को पता है कि Zn2+ कलरलेस है, और दुनिया भर के इंसानों को अभी अभी मैंने रटवाया कि स्कैंडियम 3+ कलरलेस है, तभी मार्क कर दिया, याद रख लेना। तो आ गया आंसर ए। ऐसा 23 में कलर से रिलेटेड सवाल नहीं आया था, 24 में आ सकता है, तो मध्य नजर में रखें, थोड़ा ध्यान रखें। चलो फिजिकल प्रॉपर्टीज करा दी मैंने। अभी भी किसी को अंदर से संतुष्टि ना हुई हो, ठीक है ना, कि मैम हमने, अच्छा वो जो लाल वाली लाइन मैंने तुम्हें मार्क करवाई थी, अब मेरे ख्याल से चमक गया होगा कि क्यों मैंने लाल वाली लाइन मार्क कराई थी। ये कहा था ये कल को पूछा जा सकता है। इससे पहले एक और मैम लिखा था मैंने कहीं पर, ये देखो ये वही है Fe2+ Fe3 Mn2+, जो अभी अभी तुमने सवाल किया, ये जेई का सवाल है। कहा था ना लिख लो मैम, है ना। और एक लाल वाली तुम इसको मिस करोगे, ये लिखवाई थी ना, यही तो सवाल है। Mn2+ Fe3+ दोनों D5 है। तो इतने बड़े पैराग्राफ में इन्होंने ऐसा क्या लिख दिया कि तुम्हें टेंशन हो गई। लॉजिक क्लियर होना चाहिए ना। अब चमक गया ना, ये चीजें नहीं रटनी है। डोंट इवन थिंक ऑफ मगिंग अप ऑल दीज वैल्यूज, नो। अच्छी है, सुंदर लग रही है। एक्सेप्शनल केस याद रख लेना मेंस के लिए, वो भी जो कॉमन एक्सेप्शनल केस है जो मैंने सिखा दिए। और हाँ, जब एडवांस की बात करेंगे तो एक एक सिखा दूंगी कि यहां से यहां जाएंगे तो ऐसा क्यों होगा, यहां से यहां क्यों होगा, वो क्यों 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 एडवांस की बात है, मेंस की नहीं है। चलो अब एक हल्का फुल्का सा टॉपिक है जो कई बच्चों को हल्का फुल्का लगता है, मगर कई बच्चे उनसे डरते हैं। बच्चे ये जो पार्ट है जहां पर कंपाउंड्स, देखो जब तक P ब्लॉक था, जब तक S ब्लॉक था, है ना, हाइड्रोजन था,
तो मैं हर बच्चे को बोलती थी कि तुम ना रिएक्शन रटने पे फोकस मत किया करो, तुम कंपाउंड्स को याद करो, क्योंकि बहुत बार कंपाउंड्स की प्रिपरेशन रिलेटेड सवाल पूछ लेते हैं। ये KMNO4 और K2Cr2O7 और इनकी रिएक्शंस, इनके स्ट्रक्चर, इनके कंपाउंड, ये सारे इतने इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली सवाल पेपर में आते हैं। तो कंपाउंड है बच्चे पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7, लाइन बाय लाइन पढ़वाऊंगी। पोटेशियम डाइक्रोमेट जो है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट केमिकल यूज्ड इन इंडस्ट्रीज एंड एज एन ऑक्सीडेंट फॉर प्रिपरेशन ऑफ मेनी एजो कंपाउंड्स। डाइक्रोमेट्स आर जनरली प्रिपेयर्ड फ्रॉम क्रोमेट, पहले तो ये याद रखो, which in turn are obtained by the fusion of chromite ore। तो मेरे पास एक नाम निकल के आया जिसका नाम है क्रोमाइट ओर। मेटलर्जी पढ़ते तो शायद सिखाती, बट अब मेटलर्जी है नहीं सिलेबस में, तो कम से कम ये नाम याद रखना है। FeCr2O4 को बोलते हैं क्रोमाइट, आयन क्रोमाइट। अब ये नहीं कि उस दिन हम, है ना, मतलब ऐसे नारे लगाने चालू कर देंगे कि मेटलर्जी तो हमारे सिलेबस में था ही नहीं, तो क्रोमाइट कैसे आ गया। क्यों नहीं आएगा, दे रखा डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में। तो ये चमक गया कि मेरे पास एक क्रोमाइट और होती है FeCr2O4, इसकी फ्यूजन करते हैं विद सोडियम और पोटेशियम कार्बोनेट। देखो Na2CO3 डाल के फ्यूजन करना है, हाई टेम्परेचर पे हीट करना है, साथ में ऑक्सीडेशन कराने के लिए मैंने क्या लिया, ऑक्सीजन। 4 साल पहले एडवांस में सवाल पूछा था, इन्होंने ये दे रखा, ये दे रखा, ये नहीं मेंशन कर रखा, पूछा ये क्या है, तो ये ऑक्सीजन है, याद रखना। मेंस वाले तो पूछ ही देंगे वैसा सवाल। अब देखो होगा क्या, मेरे पास आयन कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में, +2, और मेरे पास क्या है, Cr2O4 2- यानी कि 2x - 8 इज -2, 2x की वैल्यू 6, x की वैल्यू +3। क्या सबको दिख रहा है कि मेरा क्रोमियम कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट में, +3। अब सोडियम ने इसको रिप्लेस करा तो मेरा आयन की हो गई ऑक्सीडेशन, Fe2O3 बन गया, दिख गया। O2Q डाला था, O2Q डाला था, दिखा। और ये जो क्रोमियम +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में था, ये अब कन्वर्ट हो गया Na2CrO4, मतलब CrO4 2- x की वैल्यू +6। क्या आपको दिखाई दे गया, ये पूछते हैं, ये पूछा जाएगा सवाल कि जब हम क्रोमाइट ओर की फ्यूजन कराते हैं तो बताओ व्हाट इज द चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। तो यहां पर क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट पहले हुआ करती थी +3, तो 6 ये हो गए, 2 ये हो गए, 8 और 8 इसका माइनस, तो क्रोमियम +3 से कहां चला गया, क्रोमियम +6 में। ये पता होना चाहिए। कह रहे द येलो सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्रोमेट इज फिल्टर्ड, ये येलो कलर का बनता है, ये भी पता होना चाहिए। इसको येलो रंग से ही कलर कर देते हैं। ये येलो कलर का बनता है, Na2CrO4 येलो कलर का बनता है, इसको फिल्टर करते हैं, फिर इसकी एसिडिफाई करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, फ्रॉम विच एक ऑरेंज कलर का सॉल्यूशन आता है। ध्यान से सुनिएगा, Na2CrO4 येलो कलर का था, H+ डाल के एसिडिफिकेशन करी, Na2Cr2O7 जो है वो ऑरेंजिश कलर का सॉल्यूशन बना। चमक गया। FeCr2O4 से पहले हमने Na2CO3 और ऑक्सीजन डाली, Na2CrO4 बन गया, Fe2O3 बना। फिर ये जो Na2CrO4 बना, इसकी मैंने एसिडिफिकेशन करी, H+ डाला, तो Na2Cr2O7 का ऑरेंजिश कलर का सॉल्यूशन बना। कलर जो चेंज है वो आपको पता होना चाहिए। आगे देखो, अब ये छोटी सी लाइन है, NCERT में लिखी हुई है। बच्चा कहता है हाँ नींद आ रही मैम पढ़ते हुए, नींद आ रही। मैं ये नहीं कह रही यार नींद नहीं आनी चाहिए, ठीक है नींद आ रही है, बट यार उस पॉइंट पे नींद नहीं आनी चाहिए ना जहां से सवाल आना है। डी एंड एफ ब्लॉक कितने पन्नों का, 28 पन्नों का। 28 में से ठीक है 14 पन्नों में नींद आ भी रही है, बट वो 14 वो होने चाहिए जिनमें से सवाल नहीं आता, जिनमें से डायरेक्ट सवाल आता है उनमें नींद नहीं आनी चाहिए। और वो जो सवाल हैं वो कहीं ना कहीं यहीं से पूछे जाएंगे, तो पहले ये नोट्स डाउनलोड कर लेना, बाद में पूरी एनसीईआरटी पढ़ो कोई दिक्कत नहीं, बट पहले ये पढ़ना जरूरी है। कह रहे सोडियम डाइक्रोमेट इज मोर सोल्यूबल देन पोटेशियम डाइक्रोमेट। सोडियम डाइक्रोमेट बड़ी जल्दी पानी में घुल जाता है। कह रहे द लेटर इज देयरफॉर प्रिपेयर्ड बाय ट्रीटिंग द सॉल्यूशन ऑफ सोडियम डाइक्रोमेट विद पोटेशियम क्लोराइड। Na2Cr2O7 को KCl के साथ गर्म करो, K2Cr2O7 का ऑरेंजिश कलर का सॉल्यूशन बन जाता है। क्यों? क्योंकि Na2Cr2O7 ज्यादा सॉल्यूबल है। कह रहे ऑरेंज कलर के क्रिस्टल्स ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट क्रिस्टलाइज आउट, द क्रोमेट्स एंड डाइक्रोमेट्स आर इंटरकन्वर्टेबल। भाई साहब दुनिया की सबसे खूबसूरत रिएक्शन, मतलब तुम्हारे पेपर के लिए दिस इज द मोस्ट खूबसूरत रिएक्शन क्या है? अगर मेरे पास CrO4 2- है, एक है क्रोमेट आयन, एक है डाइक्रोमेट, पहले तो नामों का पता होना चाहिए। अगर मैंने क्रोमेट में मीडियम एसिडिक किया तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? डाइक्रोमेट में। डाइक्रोमेट में मीडियम बेसिक करो तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? क्रोमेट में। चमक गया।
क्रोमेट CrO4 2 माइनस में H प्लस डालो Cr2O7 2 माइनस, यानी कि एसिडिक मीडियम में क्या एग्जिस्ट करेगा, ऑरेंज कलर का Cr2O7 2 माइनस। और अगर ऑरेंज कलर के सॉल्यूशन में बेस डालोगे तो वो बनेगा CrO4 2 माइनस का येलोइश कलर। दिख रहा है? ये देखो, ये CrO4 2 माइनस है, ये देखो कितने अच्छे हैं ये। इन्होंने दिखा रखा है कि हमारे लिए सारे क्रोमियम ऑक्सीजन के बॉन्ड सेम हैं। ये सवाल है, इन्होंने क्लियर दिखा रखा है कि हमारे लिए सारे क्रोमियम ऑक्सीजन के बॉन्ड सेम है। यहाँ पे देखो Cr एक है, ये था CrO4 2 माइनस का स्ट्रक्चर। तुम बनाना चाहो तो ऐसे बनाओ, डबल बॉन्ड O, O माइनस, O माइनस। एक है Cr2O7 2 माइनस। देखो जब भी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होती है ना, 2x प्लस 14, 2x माइनस 14 इज -2, तो 2x की वैल्यू कितनी 12, x की वैल्यू +6। तो जब भी ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम होती है ना, तो CrO-Cr बॉन्ड बनाएंगे। कहां बनाऊं, जगह नहीं है, यहां बना देते हैं। तो हम बनाएंगे CrO-Cr। मुझे बनाना क्या था, मुझे बनाना है Cr2O7 2 माइनस। तो देखो 1 2 3 4 5 6, ये नेगेटिव इसके साथ अपना रेजोनेंस में, ये नेगेटिव इसके साथ रेजोनेंस में। कोई कल को तुमसे पूछे Cr2O7 2 माइनस, Cr2O7 2 माइनस की हाइब्रिडाइजेशन बताओ, ये नहीं कि क्रोमियम की हाइब्रिडाइजेशन बताए हैं भैया, हाइब्रिडाइजेशन बताते हैं सेंट्रल एटम की। और यहां पर सेंट्रल एटम मुझे sp3 हाइब्रिडाइज नजर आ रहा है, यानी कि बेंट, यानी कि वी शेप नजर आ रहा है, यानी कि चल पड़े क्रोमियम की हाइब्रिडाइजेशन बताने। जब तक बोलेगा नहीं क्रोमियम की बताओ, तब है ना, तब तक क्रोमियम की नहीं बतानी। मॉलिक्यूल की हाइब्रिडाइजेशन है sp3, चमक गया। हाँ, कल को उसने क्रोमियम के लिए स्पेसिफिकली बोला तो क्रोमियम की ही बताओगे। तो कह रहा है द स्ट्रक्चर ऑफ CrO4 2 माइनस एंड दीज आर शोन बिलो। द क्रोमेट आयन इज टेट्राहेड्रल whereas डाइक्रोमेट आयन कंसिस्ट ऑफ 2 टेट्राहेड्रल शेयरिंग 1 कॉर्नर विद CrO-Cr बॉन्ड एंगल ऑफ 126। ये 126 डिग्री बॉन्ड एंगल दे रखा है। कह रहे हैं जो देखो ये बॉन्ड लेंथ 179 दे रखी है, जबकि ये बॉन्ड लेंथ 163 दे रखी है। मेरे ख्याल से ये चमक गया, क्योंकि ये जो CrO के 3 बॉन्ड्स हैं, यहां पर आप अपनी रेजोनेंस करा सकते हैं, मगर यहां रेजोनेंस नहीं है, इसीलिए ये बॉन्ड लेंथ लंबी है। कह रहे सोडियम एंड पोटेशियम डाइक्रोमेट आर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। द सोडियम सॉल्ट हैज अ ग्रेटर सॉल्युबिलिटी इन वाटर एंड इज एक्सटेंसिवली यूज्ड एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। पोटेशियम डाइक्रोमेट इज यूज्ड एज प्राइमरी स्टैंडर्ड इन वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। ये स्कूल में यूज किया ही होगा। अब ये भी रटवाई थी रिएक्शन, जिन्होंने रिडॉक्स पढ़ा उनको ये रिएक्शन रटी हुई है। Cr2O7 2 माइनस प्लस, याद है 7 into 2 14H पॉजिटिव प्लस 6 इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म 2 Cr3 प्लस 7 वाटर। जिन्होंने रिडॉक्स नहीं पढ़ा कृपया करके रिडॉक्स पढ़े, नहीं तो ये कुछ भी ऊपर समझ नहीं आएगा। क्योंकि K2Cr2O7 एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये एसिडिक मीडियम में मस्त ऑक्सीडेशन करता है, तो I माइनस को ऑक्सीडाइज कर देगा I2 में। H2S सल्फर 2 माइनस को ऑक्सीडाइज कर देता है सल्फर में। मैंने रिडॉक्स में सिखाया था, डोंट टेल मी कि हम रिडॉक्स नहीं पढ़ के आए, तो ये तुम रट्टे मारोगे जो कि नहीं मारने। I माइनस I2 में जाएगा, S2 माइनस S में जाएगा, SN2 प्लस की ऑक्सीडेशन हो जाएगी SN+4, Fe2 प्लस की ऑक्सीडेशन हो जाएगी Fe+3। ये नहीं रटने बैठना कि हाय मैम कैसे बैलेंस करेंगे, ये सब रिडॉक्स में हाफ रिएक्शन मेथड से सिखाया था। अगला सवाल आप सबकी कंप्यूटर स्क्रीन पर, जेईई मेन 2023 का सवाल आंसर करिए। जेईई मेन 2023 का सवाल है, आंसर करो। 1 घंटा और बस भाई, मैं ना समय देख के नहीं पढ़ाती, ठीक है, कि 1.5 घंटे में खत्म करनी है, 2 घंटे में खत्म करनी है, मेरे को ऐसे नहीं होता यार। जब पढ़ाने में फील आ रही है तो हम सब पढ़ाएंगे। मैं मतलब वो टीचर हूँ जिसको अभी कभी पढ़ाने का नहीं मन करा तो मैं बोल देती हूँ। उस दिन है ना, मेरी एक क्लास चल रही थी, मेरी तबियत खराब थी, तो मैंने दवाई खा रखी थी, तो मेरे को ऐसे क्लास में ना नींद आ रही थी। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ बच्चों को ही ऐसा होता है यार, टीचर्स को भी होता है। अगर हमारी भी कभी तबियत खराब होती है ना, तो हमें भी नींद आ जाती है। तो मैंने उस दिन अपने बच्चों को क्लास में बोला कि भाई मैं आज नहीं पढ़ाऊंगी, क्योंकि मेरे को नहीं कंफर्टेबल फील हो रहा। मुझे बड़ा ऐसे कई बार होता ना, तुम ये तो हम तभी तो कहते हैं यार कि हम तुमसे कोरिलेट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब हम मतलब ठीक है कोई अलग ही दुनिया से आते हैं टीचर्स की, टीचर्स को सारी वैल्यूज रटी होती हैं, टीचर्स तो मतलब कभी सोते नहीं है, ऐसा नहीं होता। तो रिसेंटली मेरी तबियत खराब थी, है ना, फीवर था, काफी तेज फीवर था, 100 ऊपर फीवर था, तो दवाई खा रखी थी। पहले मैंने पैरासिटामोल खा ली कि ठीक हो जाएगा क्लास से पहले। अब वो खा ली तो वो मेरे को ऐसे क्लास में नींद आने लग गई। फिर मैंने सोचा यार वो अंदर से फील नहीं आती ना, मतलब जैसे आप
एनर्जी के साथ पढ़ा रहे हो, जैसे बच्चों के साथ इंटरेक्ट कर रहे हो, वहां पे आप ऐसे पढ़ा रहे हो, ठीक है बच्चे लिख लिया, अगली स्लाइड पे चलते हैं, लिख लिया, फिर वो मैंने मना कर दिया कि मैं तो नहीं पढ़ाऊंगी, फिर वो क्लास उनकी कैंसिल करी। तो हाँ, मन होता है तो फिर हम पूरा ही पढ़ा देते हैं ठीक है ना। हाँ जी, कह रहे aqueous solution of K2Cr2O7 is preferred as primary standard in volumetric analysis over Na2Cr2O7। बहुत ही सही बात है, स्टेटमेंट 1 ट्रू है, स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, ठीक है। फॉल्स वाला तो कट ही गया है, बोथ ट्रू एंड फॉल्स, बोथ फॉल्स, तो ये भी गया। कह रहा है K2Cr2O7 has a higher solubility in water than Na2Cr2O7। ना बच्चे, K2Cr2O7 कम सॉल्यूबल है पानी में, whereas Na2Cr2O7 पानी में ज्यादा सॉल्यूबल है। तो ये बोथ यहां नहीं आना चाहिए। स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट स्टेटमेंट ट्रू इज फॉल्स, तो 3 इज द करेक्ट आंसर। कोई ऐसा तो नहीं लाइन थी ना अभी तक तुमने जितने भी सवाल करे, और मैंने तो तुम्हें सारी एनसीईआरटी चिपका रही यहाँ पे, है ना, कि जहां से सारे ही सवाल करा दिए, 20 के 22 के करा दिए, 23 के करा दिए, तुमने खुद देखा ना एनसीईआरटी के सवाल है। तो डरना मत कि हमने जब तक जेडीली नहीं पढ़ी तब तक हमारा मेंस में इनऑर्गेनिक में सिलेक्शन नहीं होगा। होगा, रट्टे मारने वालों का नहीं होता। रट्टे मार के कोई बच्चे पूरी टेबल भी रट जाए तो भी उसका कोई सिलेक्शन होने की गारंटी नहीं है। तो रट्टे तो वैसे ही नहीं मारने हैं, लॉजिक सीख जाओ, अपने आप सवाल बनेंगे। आगे देखो, जो चीज K2Cr2O7 के साथ करी कि कैसे बनेगा, क्या स्ट्रक्चर है, सेम चीज KMnO4 के साथ करेंगे, पोटेशियम परमैंगनेट। आपको पता ही है पर्पलिश वायलेट कलर का होता है ना। पोटेशियम परमैंगनेट इज प्रिपेयर्ड बाय फ्यूजन ऑफ MnO2। MnO2 का नाम क्या होता है? पायरोल्यूसाइट ओर, नहीं मेंशन है शायद, लिख लेना, पायरोल्यूसाइट ओर होता है, विद एन एल्कली मेटल हाइड्रोक्साइड एंड एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक KNO3। सुनो, कह रहे पहले आप MnO2 ले लो, पायरोल्यूसाइट ओर इसको बोलते हैं, इसके अंदर कोई भी हाइड्रोक्साइड डाल दो, NaOH डाल दो, KOH डाल दो। तुमने कहा किस में जाएगा? सल्फेट में। MnO4 माइनस गया MnO2 में। MnO4 माइनस Mn2+ के साथ, देखो MnO4 माइनस रिड्यूस होगा MnO2 में, Mn2+ को ऑक्सीडाइज कर देगा MnO2 में। यानी कि आपको बैलेंसिंग नहीं रटनी है, वो रिडॉक्स में आपने सीखी है, आपको ये पता होने चाहिए कि क्या क्या प्रोडक्ट्स बनते हैं। जेई मेन 2023 का सवाल आप सबके कंप्यूटर स्क्रीन पर है, आंसर दीजिए, ठीक है। हाँ, सॉल्ट एनालिसिस में भी आपने पढ़ा होगा। जिनको सॉल्ट एनालिसिस आती है बहुत बढ़िया, जिनको नहीं आती है मैं ये रिकमेंड करूंगी कि हर रोज दो रिएक्शन करो। मैंने अभी रिसेंटली, है ना, अपने बैच में सॉल्ट एनालिसिस, प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कराई है, बहुत डिटेल में कराई उनको भी, बट उन बच्चों को भी मैंने ये बोला, ठीक है, कि हर रोज 2 रिएक्शंस पढ़ो, हर रोज 2 निमोनिक सीखो। तुम मुझे कहो मैम, है ना, कल आप एक काम करो, सॉल्ट एनालिसिस ले लो जेई ब्रीफ में, मैं लूंगी नहीं, मुझे पता उस चीज का कोई फायदा नहीं। मैं आके यहाँ पे 100 रिएक्शन लिख के चली जाऊं, उसका क्या फायदा? इससे अच्छा, और तुम्हारे अंदर डर हो जाए, इससे अच्छा मैं ना ही लिखूं, ठीक है। तो सॉल्ट एनालिसिस जो बच्चा अभी कर रहा है, वो बाद में तो मैं कराऊंगी, कोई टेंशन नहीं है, बट अगर तुम अभी कर रहे हो ना, तो हर रोज 2 से 3 रिएक्शंस पढ़नी है, ज्यादा नहीं। चलिए, कह रहे हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मैंगनीज इज एग्जिबिटेड इन Mn2O7। सही है। द करेक्ट स्टेटमेंट्स आर Mn is tetrahedrally surrounded by oxygen atoms। देखना, मेरे पास स्ट्रक्चर है Mn2O7, मैंने कहा मैम 2x माइनस 14 इज 0, 2x की वैल्यू हो गई प्लस 14, x हो गया +7। मैंने कहा था जब भी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी ना, तो MnO Mn बॉन्ड बना लेना, 1 2 3 4 5 6 और एक साथ। तो कह रहे मैंगनीज इज टेट्राहेड्रली सराउंडेड बाय ऑक्सीजन एटम। सही है। मैंगनीज इज ऑक्टाहेड्रली सराउंडेड, तो ये तो दिमाग लगा ही सकते हो ना, अगर ए सही है तो बी सही नहीं होगा, इतना तो चमक जाता है, ए सही है बी सही नहीं होगा, तो ए तो सही है, ए सही है, तो ये आंसर है नहीं, ये आंसर है नहीं। कह रहे इट कंटेन्स MnO Mn का ब्रिज। सही है, तो ए और सी करेक्ट आंसर है। इट कंटेन्स Mn Mn बॉन्ड। भाई कैसा सवाल पूछा इन्होंने, मतलब क्या सीधा कह रहे हैं कि अगर तुम्हें ए आता तो बी नहीं होगा, सी आता तो डी नहीं होगा, तो लॉजिक आई क्या तुम्हारा? 23 का सवाल था। अगला जेई मेन 2023 का एक और सवाल, बस तुम्हारे अंदर जो डर था ना डी एंड एफ को लेके, एक बार डर को बाहर निकाल के फेंक दो, गारंटी मैं देती हूँ तुम्हारे 8 नंबर फिक्स हो जाएंगे, बट डर निकाल के फेंकना पड़ेगा। डरते रहो, फिर मैं क्या कर सकती हूँ। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व इन द रिडक्शन ऑफ परमैंगनेट टू मैंगनीज डाइऑक्साइड इन एसिडिक मीडियम। कह रहा है मीडियम हमने
एसिडिक दे रखा है, तुम मुझे ये बताओ कि कितने इलेक्ट्रॉन्स का, पहली बात ये मीडियम होना चाहिए हमारा माइल्ड बेसिक या न्यूट्रल मीडियम होना चाहिए। कह रहे कितने इलेक्ट्रॉन का फेयर आएगा, ये +7 से +4 कितने इलेक्ट्रॉन का फेयर आएगा, 3, बात खत्म। कितने इलेक्ट्रॉन का फेयर आना चाहिए, 3, चमक गया। आगे देखें, प्लीज स्टार्ट मॉक टेस्ट सीरीज। मॉक टेस्ट की सीरीज देखो, टेस्ट सीरीज तो अभी आएगी, ठीक है, बट मॉक टेस्ट सीरीज के बारे में थोड़ा विचार करना पड़ेगा, क्योंकि मॉक टेस्ट तब इफेक्टिव होता है जब आप बच्चों ने पढ़ाई अच्छी कर ली हो। कई बच्चे ये पूछते हैं, अच्छा ये सवाल करो बाय द टाइम, कई बच्चा ये पूछता है कि मैम हम अभी से फुल सिलेबस मॉक टेस्ट देना चालू कर दे। अब देखो, मान लो मेरे को अपना ही मॉक टेस्ट है ना, तुम्हें पिच करना है कि ले लो बच्चे मेरा मॉक टेस्ट बहुत अच्छा है, तो मेरे लिए कहना बड़ा आसान है, हाँ मॉक टेस्ट दिया करो। बट मैं तुम्हें जेन्युइनली बोलूंगी, अभी इट इज नॉट द राइट टाइम टू गिव फुल सिलेबस मॉक टेस्ट। तुम पार्ट टेस्ट दे रहे हो ना, दैट इज स्टिल ओके, कि भाई मैंने 6 चैप्टर पढ़े, मैंने 6 चैप्टर का टेस्ट दे दिया, मुझे क्लियर हो गया क्या आता है क्या नहीं आता, दैट इज स्टिल ओके। तुम खुद से पूछो ना, क्या तुम अभी उस लेवल पे आ चुके हो जब तुम्हें कॉन्फिडेंटली मॉक टेस्ट देने का मन कर रहा है? नहीं ना। तो अभी 1-1.5 महीना और पढ़ाई करो, पूरा नवंबर पढ़ाई करो, सो दैट सिलेबस कंप्लीट हो जाए। जैसे ही दिसंबर आता है, दिसंबर में भी फर्स्ट वीक तुम मॉक टेस्ट देना शुरू करो, बहुत तगड़े से मॉक टेस्ट दो। मैं कहती हूँ जरूरी है। तुम कहो मैम हम तो 10 नवंबर को मॉक टेस्ट देना चाह रहे हैं, तो तब दो जब तुम्हें प्रिपरेशन है। तुम्हें प्रिपरेशन नहीं है, तुम्हें पता है मेरा सिलेबस ही पूरा नहीं हुआ, मैंने तो ऑर्गेनिक छोड़ रखी है, मेरे को फिजिकल नहीं आती है, ब्ला ब्ला ब्ला, और तुम मॉक टेस्ट दे रहे हो, फिर तुम मॉक टेस्ट में देख रहे हो कि मेरे 300 में से तो यार मैम मेरे तो 40 नंबर भी नहीं आ रहे। उसके बाद एक ही सामने सॉल्यूशन होता है जिसको कहते हैं डिप्रेशन। तुम चले जाते हो डिप्रेशन में, फिर तुम 1000 वीडियोस देखते हो मोटिवेशन वाली, तब भी तुम मोटिवेट नहीं हो पाते हो। तो सही चीज को सही टाइम पे करोगे तभी वो सही कहलाती है, अदरवाइज वो सही नहीं कहलाती, ठीक है ना। तो KMnO4 ऑक्सीडाइजेस I- इन एसिडिक एंड न्यूट्रल या फेंटली अल्कलाइन मीडियम रिस्पेक्टिवली टू। भाई KMnO4 I- को एसिडिक मीडियम में आयोडीन बनाएगा, ठीक है, और न्यूट्रल में IO3- बनाएगा। मतलब मुझे बस ये बता दो, क्या ये NCERT में नहीं था? मैंने एक क्वेश्चन आज जेई का तुम्हें कराया 23 का, इसके बाद कुछ बचे नहीं होंगे, कोई एक आधा अगर बच भी गया होगा तो वो भी तुम खुद से यहां पर करके देख लेना। सब क्वेश्चन प्योरली एनसीईआरटी के। लो एक और है 2022 का, कह रहे हैं एन एसिडिक मैंगनेट सॉल्यूशन अंडरगोज डिस्प्रपोर्शनेशन MnO4 कह रहे डिस्प्रपोर्शनेट होगा, तो मुझे पता है MnO4- में प्लस MnO2 में। कह रहा है द स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट हैविंग मैंगनीज इन हायर ऑक्सीडेशन स्टेटस। मैंगनीज +7 में यहां पर है, तो अगर मैंगनीज के अंदर +7 है तो हमारे पास अनपेड इलेक्ट्रॉन 0, मैग्नेटिक मोमेंट 0। हाउ इज दिस क्वेश्चन सो टफ कि हमसे ना हो पाता? और ये क्वेश्चन अगर पेपर में आया है तो मुझे बताओ ना, तुम्हें कितनी देर लगेगी 0 आंसर लाने में? 0 आंसर लाने में, ना कि 0 नंबर लाने में। तो +4 तो हो जाएगा ना अगर ऐसा सवाल आएगा, और ऐसा ही आएगा। आज उसने ये रिएक्शन पूछ ली, कल को मैं कह रही हूं वो ये पूछ लेगा कि मैंने KMnO4 को गर्म किया, ठीक है, हमारे पास 3 प्रोडक्ट बने A B C, जो हमारा B प्रोडक्ट बना, ठीक है, वो एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, A भी एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, A अपने न्यूट्रल फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, या A कलरलेस है, जबकि B कोई भी कलर्ड सॉल्यूशन बनाएगा, तो क्या तुमको नहीं चमकेगा कि ये KMnO4 है, ये ऑक्सीजन है, और ये K2MnO4 हो जाएगा? चमक जाएगा ना। तो ऐसे सवाल आएंगे तो कर ही लोगे, राइट। चलिए अब हमारे इस चैप्टर का आखिरी टॉपिक बचा है उनका। अगला सवाल देख लो। मैं रटते नहीं आते यार, वो नहीं चाहते कि तुम पूरी एनसीईआरटी रट के आ जाओ। उनको क्या मिलेगा, तुमने 2-4 वैल्यूज रट ली, उनको कुछ नहीं मिलेगा, उनको समझदारी चाहिए। जेईई मेन 2023 में कह रहा है द पेयर ऑफ लैंथेनॉइड्स इन विच बोथ द एलिमेंट्स हैव हाई थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी। अभी तुमने देखा ना थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी के नाम पे क्या दे रखा था, ये देखो, ये देखो, कह रहा है दिस इज इंडिकेटेड फ्रॉम द एब्नॉर्मली लो वैल्यू ऑफ थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ लैंथेनम, गैडोलिनियम एंड ल्यूटीशियम, ब्ला ब्ला ब्ला, ये सारी चीजें दे रखी। अब मान लो एक बच्चा कह रहा है मैं सारी लाइनें रट के जाऊंगा, तो रट जाओ ना, कोई मना नहीं है। और तुम नहीं रट सकते, तुम्हें लगता है यार मैम मेरे रटना बस की बात नहीं है, तुमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीख ली। क्या कह रहा है इनमें से कौन है जिनमें दोनों एलिमेंट्स की थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा है? क्या लगता है क्या आंसर होगा? दोनों एलिमेंट की थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा, बताओ। मैंने कहा मैम
अगर कल को ऐसा सवाल आ जाता है, मैंने रट रखा है तो बढ़िया, अगर मैंने नहीं रट रखा मेरे पास एक ही ऑप्शन है विच इज, देखो मैम यूरोपियम जो है, ठीक है, अभी अभी आपने बताया इट इज 4f7 6s2, तो 2 आयनाइजेशन एनर्जी तो ठीक ठाक है, मगर 4f7 को 4f6 में कन्वर्ट करना बहुत ही मुश्किल है, तो इसकी 3rd आयनाइजेशन एनर्जी तो मैम बहुत हाई होगी, तो यूरोपियम तो आएगा ही आएगा, ना ये है और ना ये है, यूरोपियम तो मेरे पास आना ही चाहिए ना, यूरोपियम आना चाहिए। ठीक है, कल को तुम कहो मैम गैडोलिनियम भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, तुम करके देखना। अब वो कह रहा है दोनों की, अब मेरे को देखना है गैडोलिनियम और वाईबी, गैडोलिनियम यहां हो गया तो यहां नहीं होगा, तो वो ऐसे ही चमक जाएगा। मैंने कहा मैम एक काम करते हैं, ये वाईबी है ना, ये ट्रीबियम जो हमें दे रखा है इसको उठा के देखते हैं, हटा दो यहां तक, ये हटा दो, ये देखो मैंने कोई वैल्यूज नहीं रटी, मेरे को ये वैल्यूज नहीं पता, मैंने कोई वैल्यूज नहीं रटी, मैं तो यहां से जो मेरे को आता है वहां से कर रही हूं। मैंने कहा मैम ऑप्शंस क्या क्या है, ऑप्शंस वहां लिख देती हूँ पहले, यूरोपियम हो गया है, गैडोलिनियम है, यूट्रीबियम है, चलो ठीक है कर लेते हैं ना। चलो हमने कहा मैम सबसे पहले ये रहा गैडोलिनियम, गैडोलिनियम में तो 2 इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है भैया, तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालना और आसान है, तो गैडोलिनियम तो एनी हाउ आंसर हो ही नहीं सकता, तो ये तो आंसर गलत ही है, ये आंसर गलत है। चलो तुम्हें मेरे पे विश्वास नहीं था, तुमने कहा मैम ये भी चेक करो, ल्यूटीशियम ये तो है ही है यूरोपियम, और मैंने कहा यूट्रीबियम चेक कर लेते हैं, कहाँ है कहाँ है कहाँ है कहाँ है कहाँ है, ये देखो क्या दिख रहा है 4f14 6s2, अगर 4f14 6s2 है तो 2 इलेक्ट्रॉन निकालना तो आसान था, तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालना महा मुश्किल है, तो आ गया ना यूट्रीबियम की 3rd आयनाइजेशन एनर्जी बहुत ज्यादा है। अब कोई बच्चा कहे मैम मैं तो रट के चला जाऊंगा, भाई तू ये रट के चला जाएगा ना, 3rd किसकी ज्यादा है, तुम ये भी रटोगे 2nd किसकी ज्यादा है, ये भी रटोगे 4th किसकी ज्यादा है, फिर ये भी रटोगे कि YB 3+ से YB 2+ बनना आसान है या नहीं। अगर एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर है, बस एक ही चीज मैंने कहा याद रखो, क्या याद रखना है ये, और ये अभी सिखाया अपनी सासू माँ का एग्जाम्पल दिया, बहुत अच्छा सीरा बनाती है, तुम्हारा हो जाएगा सिलेक्शन, तो मैं सबको मतलब मैं अपनी मम्मी को कहूंगी कि भाई सबके लिए सीरा बनाओ, है ना मम्मी, क्योंकि सिलेक्शन हुआ है बच्चों का, तो बढ़िया सीरा मैं तुम्हें खिलाऊंगी, ला सी गढ़, है ना, लाओ सीरा, लाओ गुड़ से सीरा बनाए, ये याद रखना है। ये था हमारा पूरा का पूरा डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स जो मैंने आपको सिखाया। भाई क्या सही कलर लग रहा है स्लाइड का, है ना, हाँ मतलब पहली बार मैंने ये कलर यूज किया, सही लग रहा है मुझे। खैर, सो दिस वाज ऑल अबाउट योर डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। मैं ये सेशन जो है 2 दिन पहले लेना चाहती थी, बट आई वॉज नॉट वेल, आई टोल्ड यू मुझे बुखार था, तो मैंने I really wanted to come back to my ground state so that मैं तुम्हें मतलब एक अच्छे लेवल का ये चैप्टर पढ़ाती, एंड आई एम श्योर सब बच्चे मतलब लिटरली अब तुम्हें अंदर से ये लग रहा होगा कि भले चैप्टर दिखने में कितना मुश्किल क्यों ना हो, बट जो सवाल पेपर में पूछे जाते हैं वो मुश्किल नहीं होते। तो अगर तुम सोच रहे थे कि अभी कई बच्चे सोच भी रहे थे, एक बच्चे का मैसेज आया मैम पी ब्लॉक काटा तो डी एंड एफ भी काट देते, है ना, मतलब भाई एनटीए वालों ने पी ब्लॉक तो काट दिया, तो मैम डी एंड एफ ब्लॉक क्यों नहीं काटा, ये कट जाता ज्यादा इंपॉर्टेंट था। तो तुमने खुद देखा ना कि सिंपल सवाल पूछे गए हैं, बस अब अपने इस अंदर के डर को हटा के फेंको। 22-23 के काफी सारे क्वेश्चंस मैंने आपको कराए हैं, आज नहीं भी करोगे और सवाल दैट इज ओके, मगर आज से 1 हफ्ते बाद ना वापस से इन नोट्स को रिवाइज कर लेना। मैं ये नोट्स डाल दूंगी ऐप पर, ऐप पे पूरा फोल्डर बन गया जेई ब्रीफ का। डे 1 से, जब से ब्रीफ स्टार्ट हुई है, डे 1 से आपके पास सारे लेक्चर्स के पीडीएफ उसी टाइम पे आ जाते हैं जैसे ही क्लास खत्म होती है। तो मेक श्योर, देखो आज मेरा द लास्ट लेक्चर था जेई ब्रीफ में, हमारे सारे टॉपिक्स कंप्लीट हो चुके हैं, सारे चैप्टर्स हमने कंप्लीट कर लिया। तो जितना भी मतलब मैंने आपको केमिस्ट्री में जेई ब्रीफ में पढ़ाया ना, मैं इस बात की तो मतलब एकदम तुम्हें एश्योरेंस देती हूँ कि अगर तुमने ब्रीफ के नोट्स डाउनलोड करे और उनको अपने शॉर्ट नोट्स के तरीके से देखा, तो आपके शॉर्ट नोट्स दुनिया के बेस्ट शॉर्ट नोट्स हैं। वो किसी तुम्हारे दोस्त के मांगे हुए शॉर्ट नोट से या किसी रैंडम वेबसाइट से डाउनलोड करे शॉर्ट नोट से बहुत बेटर है, क्योंकि हमने इस ब्रीफ सीरीज में हर वो चीज डिस्कस करी जो पेपर में पूछी गई है और जो पेपर में पूछी जा सकती है। बस अपने पे ना थोड़ा विश्वास रखना। होता क्या है, एक क्वेश्चन जब बच्चा देखता है ना ये मेरे नोट्स के बाहर से है, बच्चे को ऐसे लगता है यार मैंने तो जो भी पढ़ाई करी अभी तक सब वेस्ट है। वो बच्चा शुरू से स्टार्ट करता है वो चैप्टर पढ़ना, मे बी विद सम अदर टीचर, मे बी विद सम अदर बुक, मे बी विद सम अदर फ्रेंड्स, पूरा नए सिरे से स्टार्ट करता है।
बच्चे अगर तुम्हारे पास 1.5-2 साल का समय होता ना, मैं कहती तुम दुनिया के बेस्ट टीचर को खोजो, दुनिया के बेस्ट नोट्स को खोजो, है ना, सब कुछ बेस्ट करो, मैं कह देती, कोई मना नहीं करती। तुम अपना 100% देके एक चैप्टर लगाओ, जब तक चैप्टर में 100% कॉन्फिडेंस नहीं आता तब तक आगे मत बढ़ना। ये स्ट्रैटेजी तब अच्छी लगती है जब तुम्हारे पास 1.5-2 साल का समय हो। तुम्हारे पास बचे 80 दिन भी नहीं बचे, तुम उसमें कहो मैं तो मैम जेडीली भी पढ़ूंगा, मैम मैं तो पीवाईक्यू भी, है ना, 6-7 साल के लगाऊंगा, मैम मैं एनसीईआरटी भी लाइन बाय लाइन करूंगा, है ना, मेरे को मैम वन शॉट भी करना है, मेरे को मैम ये सब भी करना है। तुम्हारे पास समय ही नहीं है पहली बात। तो जितना अच्छे से करके जाओगे ना वो ज्यादा बेटर है। ये नहीं कि अब डी एंड एफ ब्लॉक को एलिमेंट्स को हम फिर जेडीली से पढ़ना चालू करें, नहीं, उसकी बजाय पीवाईक्यू लगा लो 20, 21, 22 के, और अच्छा कॉन्फिडेंस आ जाएगा। तो थोड़ा सा स्मार्ट स्टडी, ये नहीं कि बस ट्रेडिशनली जो दुनिया कर रही है भेड़ चाल में चल रही, हमें भी उसी भेड़ चाल में चलना, नहीं चलना। So this was the only purpose of this brief कि हर चैप्टर का जो क्रक्स है ना, जिसके बिना चैप्टर अधूरा है, वो बच्चे को सिखा दिया जाए। एंड आई थिंक केमिस्ट्री में हमने हर चीज बहुत ही बखूबी कंप्लीट कर ली है। सो अब डेफिनेटली आगे भी मैं आपके साथ और बहुत सारे सेशंस लूंगी, बट देन थोड़े से डिफरेंट तरीके से लेंगे, ठीक है। तो वो सारी प्लानिंग प्लॉटिंग मैम ने दिमाग में कर ली है कि किस तरीके से प्रोसीड करना है। जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें होंगी पहले वो कराऊंगी, फिर लेस प्रायोरिटी वाली चीजों को बाद के लिए रख सकते हैं। तो अभी का टाइम है कि मैम हम अपने नंबर पक्के करते जाएं। मतलब केमिस्ट्री वन ऑफ द मोस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट है, वन ऑफ द मोस्ट इजीएस्ट सब्जेक्ट है। देखो फिजिक्स से कई बच्चों को प्यार होता है ना, जिनका वो पूरा थॉट प्रोसेस और कैसे चीजें काम करती है, मतलब जिनकी ये सारी चीजें दिमाग में एकदम, जैसे मैथ्स हो गया, बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनको मैथ्स नहीं अच्छी लगती, नॉट बिकॉज कि मैथ्स में बच्चों को कुछ रटना नहीं है या ऐसा नहीं है, मतलब ये सारी चीजें एक साइड, बट बच्चे को मैथ्स टफ लगती है, कई बच्चों को फिजिक्स टफ लगती है। बट केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हो सकता है थोड़ी देर के लिए तुम्हें लगे यार मुश्किल है, बट वंस यू सी द क्वेश्चंस यू रियली फील लाइक यार अगर इस पे मैं 2 घंटे स्पेंड करके 8 नंबर ले सकता हूं तो मुझे ये लेना चाहिए। तो प्रैक्टिकली भी ठीक है और इमोशनली भी केमिस्ट्री बहुत आसान सब्जेक्ट है। और मैं नहीं चाहती मेरा कोई भी बच्चा, कोई भी वीसीएन ऐसा हो जो केमिस्ट्री में पीछे रहे। केमिस्ट्री में तो पीछे रहने मतलब लायक सब्जेक्ट ही नहीं है यार ये, मतलब ये तो पूरे सीधा 100 फोड़ने इस बार तुम्हें। सो मेक श्योर जहां पर भी जो कमी है, लगता है यार ये चैप्टर नहीं आता, इसको दोबारा रिवाइज करना है, करो, शर्माना मत करो। किसी बच्चे को एक बार में चैप्टर पूरा समझ आता है, किसी को 2 बार में भी नहीं आता, तो तीसरी बार करो ना, क्या हो गया। रैंक तो तुम्हें भी चाहिए ना, तो अगर चाहते हो कि मेरी रैंक अच्छी आए, चाहते हो कि मुझे आईआईटी जाना है, तो भैया मेहनत करनी पड़ेगी। बाकी अगर 10 गुना मेहनत करे, तुम 20 गुना करो, मेहनत तो करोगे ना, तभी जाके सिलेक्शन होगा। सोचोगे बस ख्याल ही पुलाओ, भाई मेरे को तो ना कल सुबह के 3 बजे आईआईटी बॉम्बे का सपना आया, फेस्ट चल रहा था। वो 3 बजे के सपने तभी पूरे होते हैं जब 3 बजे उठ के मेहनत करी गई हो। नहीं तो ये जो कहावत है ना, सुबह के सपने सच हो जाते हैं, उनके तो कभी सपने सच नहीं होते जो पूरा टाइम सोते ही रहते, दिन में भी सो रहे, रात में भी सो रहे, उनके 3 बजे का सपना कभी सच नहीं होता। हाँ, तुम हो उन बच्चों में से जिसने सुबह के 3 बजे सपना देखा कि मुझे आईआईटी बॉम्बे मिला है, और फिर है ना उठ के पढ़ाई कर रहे हो, पूरा दिन रात पढ़ रहे हो उस चीज के लिए, तो सपना पूरा होने से कोई रोकता भी नहीं है, ठीक है। चलिए, सो दैट इज इट फॉर टुडेज सेशन एंड फॉर दिस पर्टिकुलर सीरीज फ्रॉम माय साइड इन जेईई ब्रीफ। आई हैव कंप्लीटेड ऑल द चैप्टर्स। अब मैं आपसे मिलूंगी अगले केमिस्ट्री के लेक्चर में, एंड डू मेक श्योर मुझे कमेंट्स में बता देना कि व्हाट टाइप ऑफ लेक्चर्स आर यू लुकिंग फॉरवर्ड टू, व्हाट डू यू नीड नाउ, किस कौन सी चीज मैं अभी पढ़ाऊं जिससे आपको हेल्प मिले। सो डू लेट मी नो दैट थिंग इन द कमेंट सेक्शन एज वेल, ठीक है। चलिए, सेशन अच्छा लगा हो, सीरीज अच्छी लगी हो, सो मेक श्योर यू शेयर द सेशंस विद ऑल योर फ्रेंड्स ताकि हर बच्चे का फायदा हो सके, एंड डू लाइक द सेशन। एंड जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, you have to do it because जिस तगड़े लेवल का कंटेंट तुम्हें यहाँ मिल रहा है, आई एम श्योर, मतलब दैट इज अनबीटेबल, राइट। चलिए, थैंक यू बच्चे, टेक केयर।